हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में जेटेट 2026 का साइंस सिलेबस के अनुसार हम लोग अध्याय 1 का चैप्टर वाइज देख रहे थे। आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फसलों से अन्न की प्राप्ति। ठीक है, फसलों से अन्न की प्राप्ति। इससे पहले हम लोग भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, यह सभी टॉपिक जो है अध्याय 1 में सभी पढ़ चुके हैं और उसका एमसीक्यू भी कर चुके हैं और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। जितने भी टेट एग्ज़ाम में सीटेट या फिर आरटेट, जेटेट, जितने भी टेट है सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जेटेट साइंस सिलेबस। ठीक है, तो आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि चैप्टर है फसलों से अन्न की प्राप्ति। इसका हम लोग कंप्लीट थ्योरी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास की फसलों से अन्न की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। ठीक है, फसल के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फसल की परिभाषा देखते हैं कि फसल क्या है। तो जब एक ही प्रकार के पौधे को बड़े पैमाने पर भोजन या अन्य उत्पादों के लिए उगाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, फसल कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के, यदि धान है तो धान है, गेहूं है तो गेहूं है, बड़े पैमाने पर भोजन या अन्य उत्पादों के लिए उगाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। अब फसल जो है वो ऋतु के आधार पर क्या है, ऋतुओं के आधार पर यानी कि मौसम के आधार पर भारतीय फसलों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें से पहला क्या है, खरीफ फसल और दूसरा हो जाएगा रबी फसलें। खरीफ फसलें में क्या है, देखिए फसलों के प्रकार में ऋतु के आधार पर फसलों को निम्न वर्गों में। खरीफ फसलें क्या होता है, इन फसलों को वर्षा ऋतु में जून से आरंभ होकर अक्टूबर तक के महीने में उगाया जाता है। यानी इसमें आ जाएगा धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास, मूंग आदि, है ना। ये मूंग आएगा रबी फसल में। इसमें क्या आया, इन फसलों को वर्षा ऋतु में जून से प्रारंभ होकर, है ना, जून जैसे आने वाली है गर्मी में, जून से आरंभ होकर अक्टूबर तक के महीनों में उगाया जाता है। इसमें आएगा धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का और कपास। दूसरी ओर देखेंगे रबी फसलें में क्या होता है, इन फसलों को शीत ऋतु में उगाया जाता है। कब, नवंबर से। ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है कि रबी फसलों का जो समय है वह क्या है, तो नवंबर से अप्रैल तक और जून से अक्टूबर तक क्या है, खरीफ फसल। रबी फसल में नवंबर से अप्रैल तक के महीनों में उगाया जाता है। इसमें आ जाएगा गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। ठीक है, तो मुख्य अंतर याद रखना है, खरीफ फसल में धान, सोयाबीन, मक्का, कपास ये सभी आ जाएगा, जबकि रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सभी आ जाएगा। ठीक है, भारत में जो है सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई। ये आंकड़ा भी आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है कि सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। ठीक है, अब जो फसल की पद्धति है, खरीफ फसल, रबी फसल हम लोग देख लिए। तो फसल प्राप्त करने के लिए जो किसान द्वारा कुछ चरण अपनाते हैं वह चरण क्या है। ठीक है, इसको कह सकते हैं कृषि पद्धतियाँ, या फिर कि अन्न प्राप्ति के लिए किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले क्रमिक चरण निम्नलिखित है। वह चरण क्या है कि फसल तैयार या प्राप्त करने से पहले निम्न चरण अपनाते हैं। पहला चरण हो जाएगा मिट्टी तैयार करना, दूसरा चरण आ जाएगा बुआई, है ना, फिर तीसरा चरण आ जाएगा खाद एवं उर्वरक देना, फिर नेक्स्ट हो जाएगा सिंचाई, और 6 नंबर हो जाएगा खरपतवार एवं सुरक्षा, 7 आ जाएगा कटाई और 8 आ जाएगा भंडारण। तो इस प्रकार का जो है ना कि उसको कृषि पद्धतियाँ अपनाते हैं। अन्न प्राप्ति करने के लिए किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले क्रमिक चरण हैं।
पहला चरण देखेंगे हम लोग मिट्टी तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें क्या होता है, यह फसल उगाने का पहला चरण है। इसमें मिट्टी को उलटना पलटना और पोला, यानी कि पोला मतलब हो जाएगा उसको भुरभुरा बनाया जाता है, ताकि पौधे की जड़ें जो है वो गहराई तक जा सके और आसानी से श्वसन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा औजार। और यह कृषि यानी कि मिट्टी तैयार किस से करते हैं, तो इसका हो जाएगा हल, कुदाली और कल्टीवेटर। ये सब भी इम्पोर्टेंट है कि इसका औजार भी याद रखना, क्योंकि कृषि और उससे जुड़ा हुआ है। फिर 2 नंबर आ जाएगा बुआई। हाँ, मिट्टी तैयार होने के बाद क्या करते हैं, स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करते हैं। लेकिन इसमें सावधानी क्या क्या है कि बीजों के बीच उचित दूरी होनी चाहिए, ताकि जो है उन्हें पर्याप्त सूर्य के प्रकाश तथा सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और जल मिल सके। ये बुआई देने की सावधानियां हैं। इसका विधि जो है पारंपरिक औजार या फिर सीड ड्रिल मशीन, जो पारंपरिक तरीके क्या है, पारंपरिक औजार से यानी कि मिट्टी को हटा करके बीज बोना। लेकिन ये सीड ड्रिल जो है वो आधुनिक मशीन के माध्यम से है कि सीड ड्रिल के माध्यम से भी बीज प्रॉपर दूरी पर बोया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा खाद एवं उर्वरक देना। ठीक है, मिट्टी की जो है उर्वरता बनाए रखने के लिए पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, यानी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए उसमें क्या है, पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। खाद क्या है, यह एक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु के अपशिष्ट अपघटन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और खाद के बारे में बता दें कि खाद में जो है वो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधे के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में बांटा गया, यानी कि खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और इसको खाद को क्या करते हैं, जंतुओं या फिर पेड़ पौधे के अपशिष्ट, जंतुओं तथा पौधे के कचरे के अपशिष्ट से अपघटन से तैयार होके बनता है। इसमें आ जाता है कंपोस्ट खाद तथा वर्मी कंपोस्ट खाद के अंतर्गत। कंपोस्ट खाद में क्या होता है, पौधे वो उनके अवशेष पदार्थों जैसे कि कूड़े करकट, पशुओं के मल मूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को बैक्टीरिया तथा फंगस की क्रिया के द्वारा खाद रूप में बदलना क्या कहेंगे, कंपोस्टिंग। यानी कि जो भी प्लांट के, एनिमल के अवशेषीय पदार्थ होगा, कूड़ा करकट, उनके मलमूत्र आदि जो है वो कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा ये अपघटित कर देते हैं, है ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित करके वह क्या करता है, खाद के रूप में बदल देता है। ठीक है, तो खाद को क्या है, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर बनाया, वह क्या कहलाया, कंपोस्ट। जबकि वही कंपोस्ट को केचुए के उपयोग से तैयार करते हैं तो उसको कहेंगे वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में अंतर कि जो जब केचुए के उपयोग से तैयार करेंगे तो उसको वर्मी कंपोस्ट कहेंगे, और जब सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर सड़े गड़े पदार्थ पौधे या जंतु का, तो उसको कंपोस्टिंग करते हैं, उसको खाद के रूप में जब बदल जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार होगा खाद में ही हरी खाद। हरी खाद में क्या होता है, यानी हरी फसल उगाने से पहले खेतों में जो है कुछ पौधे जैसे कि पटसन, ये सब याद रखना, हरी खाद में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग अथवा ग्वार उगा देते हैं और बाद में उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। या इस प्रकार से क्या होगा, उसका हरी खाद कहलाएगा। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाता है, जो कि मिट्टी को नाइट्रोजन, याद रखना है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस को परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये था खाद के बारे में। उर्वरक जो है कि उर्वरक व्यापारिक रूप से तैयार पादप पोषक है।
ठीक है, यानी कि ये कारखानों में तैयार की जाती है, जो कि रासायनिक पदार्थ है। इसके अंतर्गत आ जाएगा यूरिया और पोटास, है ना। ये अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम कर सकता है और जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो उर्वरक जो है ये व्यावहारिक रूप से तैयार किया जाता है कहाँ, कारखानों में। पादप पोषक है। उर्वरक में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, ये भी याद रखना। उर्वरकों में नाइट्रोजन और ये फास्फोरस और ये पोटेशियम के NPK, ये याद रखना। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक आसानी से पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा यह पानी में जो है वह घुलनशील होता है। ये भी याद रखना है कि उर्वरक जो है पानी में घुलनशील है, इसीलिए यह प्लांट द्वारा आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, जो कि हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, क्या है खाद एवं उर्वरक। खाद क्या है, ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये प्राकृतिक पदार्थों से के बने होते हैं, जबकि उर्वरक में ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जबकि उर्वरक में अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हम लोग देखे हैं। ठीक है, खाद जो है वो सस्ती तथा घर और खेत में बनाई जा सकती है, जबकि उर्वरक महंगे तथा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। खाद जो है वह धीरे धीरे पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है, क्योंकि यह पानी में अघुलनशील होते हैं। खाद क्या है, पानी में अघुलनशील, जबकि उर्वरक जो है आसानी से फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं, जो पानी में क्या है, घुलनशील होते हैं। और दूसरी ओर खाद का क्या है कि इसका आसानी से भंडारण तथा स्थानांतरण किया जा सकता है, जबकि इसका भंडारण तथा स्थानांतरण सरलता से नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार खाद एवं उर्वरक में भी अंतर है। अब हम लोग देखेंगे सिंचाई, ना। सिंचाई क्या है, मतलब उसी में फसल की क्या पढ़े थे हम लोग, चरण क्या क्या होता है कृषि पद्धति में। तो नेक्स्ट आ जाएगा सिंचाई। सिंचाई में क्या है, निश्चित अंतराल पर क्या करते हैं, फसल को जल देना सिंचाई कहलाते हैं, और यह दो तरीके से होते हैं। पहला हो जाएगा पारंपरिक तरीके और दूसरा हो जाएगा आधुनिक तरीके। पारंपरिक तरीके में क्या होता है, यानी कि जो पहले से ही घिरनी, चेन, पंप, ढिकली, रहट, ये सभी पारंपरिक तरीके हैं। अभी आधुनिक तरीके में क्या है, छिड़काव तंत्र से, जिसको क्या है स्प्रिंकलर और ड्रिल मशीन, है ना, सॉरी ड्रिप तंत्र, जो कि बूंद बूंद इसमें सिंचाई होती है ड्रिप तंत्र से, जो जल की बचत करते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक दो तरीके याद रखना है और ये पारंपरिक तरीके सिंचाई के प्रकार हैं। 6 नंबर हो जाएगा खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार क्या है, जो कि फसल में एक्स्ट्रा उग जाते हैं, अवांछनीय पौधा, उसी को क्या कहेंगे, खरपतवार। तो फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधों को ही क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे, और इन्हें हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निराई कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसका सावधानी, मतलब वो इसका रसायन क्या है खरपतवार के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। खरपतवार नाशी जैसे 2,4-D का उपयोग किया जाता है, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2,4-D ये क्या है, ये पूछा जाएगा, तो यह एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, फिर उसके बाद 7वां नंबर आ जाएंगे कटाई। कटाई में क्या होता है, जब फसल पक जाती है तो उसे काटना क्या कहेंगे, कटाई कहलाता है। कटाई में थ्रेसिंग विधि भी है और विनोइंग है। थ्रेसिंग में क्या होता है, काटी गई फसल को से बीजों या फिर दाने को भूसे से अलग कर देते हैं, इसको क्या कहेंगे, थ्रेसिंग विधि। जबकि विनोइंग, छोटे किसान दानों को फटक कर अलग करते हैं, इसको क्या कहेंगे, विनोइंग। तो यह दो विधि है कटाई का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि फसल की प्रणाली जो है, कृषि प्रणाली को 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण क्या है, बीज को चुनना, है ना। उधर फसल तैयार करने के लिए हम लोग चरण पढ़े, मिट्टी तैयार करना, उसको सिंचाई देना, कटाई, ये सभी।
उर्वरक और खाद। लेकिन यहाँ पर कृषि प्रणाली को 3 चरण में बांटा गया है। पहला है बीज का चुनना, फसल की उचित देखभाल, फिर एक खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसलों को हानि से बचाना। उसके बाद फसल उत्पादन में सुधार कि फसल की किस्मों में सुधार, फसल सुरक्षा प्रबंधन, फसल उत्पादन प्रबंधन। ये फसल से संबंधित जो है उनकी फसलों से अन्न की प्राप्ति चैप्टर में जितना फसल के बारे में, अन्न के बारे में, खाद के बारे में, ठीक है। तो ये सभी चूँकि एक फिक्स दिया हुआ नहीं, बस टॉपिक दिया हुआ है कि फसल से अन्न की प्राप्ति, तो हम लोग जितना पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे फसल की किस्मों में सुधार की विधियाँ हो जाएगा संकरण विधि, अंतरा किस्मी विधि, अंतरजातीय विधि, अंतरवांशी विधि, है ना। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट देख लेते हैं। फसल उत्पादन प्रबंधन, ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या होता है फसल उत्पादन प्रबंधन में, ठीक है। इसमें पोषक प्रबंधन होगा। पोषक में जैसे पोषक प्रबंधन, पौधे को वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है ना। प्लांट की वृद्धि के लिए क्या है, उसमें न्यूट्रिशन पदार्थ की आवश्यकता होती है। और चूँकि हम लोग भोजन और भोजन के घटक में हम लोग जान चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, ये सभी चाहिए सभी जीवों को भोजन में। लेकिन यहाँ प्लांट के बारे में पूछेंगे, चूँकि पौधे से संबंधित है, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पौधों में पोषक पदार्थ क्या होता है, हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, है ना। प्लांट में पोषक तत्व किससे प्राप्त होती है, तो हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। प्लांट में जो है, प्लांट के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्लांट में कितने पोषक तत्व, जैसे कि हम लोग पोषक तत्व 5 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल, ठीक। उसी प्रकार प्लांट में कितना है, 16 पोषक पदार्थ आवश्यक है। इसमें से हवा से क्या मिल रही है और पानी से और मिट्टी से क्या मिल रहा है वो देखेंगे। जैसे कि हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो है। हवा से क्या मिल रहा है, कार्बन तथा ऑक्सीजन, जबकि पानी से क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। हवा से यहाँ पे देखिए कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। बाकी जो 16 तत्वों में यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, दोनों में कॉमन ऑक्सीजन है तो 3 हो गया। तो बचा कितना, है ना, 16 में 3, 13 बचा। तो मिट्टी से यह 13 पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार प्लांट में पोषक तत्व कितनी है, 16 है। 16 में से जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी 13 तत्व जो बचता है पोषक तत्व वह मिट्टी से प्राप्त करते हैं। उन 13 पोषक तत्वों में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है सूक्ष्म पोषक तत्व और एक है वृहत पोषक तत्व, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व में और वृहत पोषक तत्व, इन 13 पोषकों में से 6 से अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें वृहत पोषक तत्व है। मतलब कहने का मतलब है कि 13 पोषक तत्व है, 13 में से उसको डिवाइड करेंगे तो 6.5, तो 6 से अधिक जिसको अधिक मात्रा में चाहिए, इन 6 को जो है वृहत पोषक तत्व में अधिक मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, है ना। यानी इन पोषक तत्वों को जो इसमें से आ जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, यह जो है प्लांट को अधिक मात्रा में चाहिए, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, वृहत पोषक तत्व। शेष की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। जैसे कि हम ही मनुष्य में ही ले लेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट अधिक चाहिए, लेकिन विटामिन जो है वो हमें कम मात्रा में चाहिए, अल्प मात्रा में और एक निश्चित मात्रा में। उसी प्रकार प्लांट में जो अधिक मात्रा में चाहिए उसको वृहत पोषक कहेंगे, और जो कम मात्रा में चाहिए उसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। इसमें आ जाएगा सूक्ष्म में Fe, मैग्नीशियम यानी कि Fe आयरन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, जिंक, कॉपर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका तत्व वृहत में से कौन पूछा जाएगा कि निम्न में से दिए गए में से कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में या फिर वृहत पोषक है। अब क्या है, जो पोषक तत्व वृहत और सूक्ष्म पोषक पढ़ लिए। इन पोषकों की कमी के कारण जो है प्लांट की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में विटामिन की कमी से, खनिज की कमी से, है ना,
रोगों होती है, उसी प्रकार प्लांट में भी इन पोषक तत्वों की कमी से उनकी शारीरिक प्रक्रिया और उनकी जनन क्षमता, रोग प्रवृत्ति, ये सभी पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक रूप से इन पोषकों को मिलाना आवश्यक। इसीलिए जो है वो मिट्टी में खाद एवं उर्वरक डाले जाते हैं ताकि जो है उसमें पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, इसकी पूर्ति की जा सके। तो फसल उत्पादन में पढ़ लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे सिंचाई के डिटेल प्रकार, है ना, क्योंकि सिंचाई में दो विधि पढ़े थे, एक पारंपरिक और आधुनिक। तो इसमें से सामान्यतः जैसे सिंचाई के तरीके, वो क्या था, सिंचाई के प्रकार, है ना। सिंचाई के तरीके क्या क्या है, जैसे कुआं, यह भी दो प्रकार के होते हैं कि खुदे हुए कुआं या फिर नलकूप वाला कुआं। खुदे हुए कुआं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है और नलकूपों में पानी जो है वो नहरें जल स्तरों से निकट लाया जाता है और इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो सिंचाई के तरीके हो गया क्या, पहला कुआं। दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे नहरें। इसमें क्या होता है, यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशय अथवा नदियों से आता है और मुख्य नहर से जो है शाखाएं निकलती है जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। तीसरा प्रकार देखेंगे नदी जल उठाव प्रणाली। नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है कि इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है और इस सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाली खेतों में लाभदायक रहता है। चौथा इसका तरीका देखेंगे तालाब। तालाब से क्या है, आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाले ये छोटे तालाब छोटे जलाशय होते हैं जो छोटे से क्षेत्र में पानी का स्टोर करते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी सिंचाई के तरीके था। अब इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पानी का संरक्षण, है ना, पानी का संरक्षण करके भी रखते हैं और उसको बाद में सिंचाई के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे वर्षा के पानी को सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है और यह मृदा अपरदन को भी दूर करता है और ये हमारे सिंचाई के तरीके में भी काम आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका टॉपिक देखेंगे कि फसल पैटर्न। फसल पैटर्न यानी कि फसल का पैटर्न क्या है, उसको किस प्रकार से उसको उगाते हैं, है ना। तो देखेंगे फसल पैटर्न में कि फसल की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि नुकसान कम तथा उपज अधिक से अधिक हो सके। यानी कि फसल पैटर्न में हम लोग उसके अलग अलग प्रकार तकनीक अपनाते हैं ताकि जो है फसल को नुकसान कम हो और उपज जो है अधिक से अधिक हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिश्रित खेती, है ना। मिश्रित खेती में क्या होता है, देखिए नाम से क्या पता है, मिश्रित यानी कि दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाना एक ही भूमि में, इसको क्या कहेंगे, मिश्रित खेती कहेंगे। जैसे कि गेहूं और चना को साथ में उगाते हैं, मूंगफली तथा सूरजमुखी आदि को। ठीक है, तो इस प्रकार की फसल को क्या कहेंगे, मिश्रित खेती। एक और आ जाता है अंतरा फसलीकरण। ठीक है, अंतरा फसलीकरण में क्या होता है कि अंतरा फसलीकरण, अंतरा मतलब क्या कहते हैं, उसके बीच में अंतर होना चाहिए। अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। यानी कि एक पंक्ति में एक प्रकार की फसल, एक पंक्ति में एक प्रकार की फसल उगाते हैं और कुछ पंक्ति, है ना, दूसरी पंक्ति में दूसरे प्रकार के फसल उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल उगाते हैं तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्ति में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्या उदाहरण दिए, सोयाबीन, तो यहाँ पे सोयाबीन उगाए। ठीक है, सोयाबीन उगाए तो यहाँ पर मक्का उगाएंगे। ठीक है, मक्का उगाएंगे, फिर यहाँ पर सोयाबीन उगाएंगे, यानी कि एक के बाद एकांतर क्रम में। तो इसको क्या कहेंगे, अंतरा फसलीकरण। ठीक है, जैसे सोयाबीन प्लस मक्का, बाजरा प्लस लोबिया। तो इस प्रकार से जो है वो फसल का पैटर्न है, यानी कि मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण और सामान्य फसल हम लोग देखें। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, ये क्या होता है फसल चक्र। ठीक है,
यानी कि फसल चक्र में क्या होता है कि मिट्टी में पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाना क्या कहेंगे, फसल चक्र कहते हैं। क्योंकि एक ही प्रकार के फसल जो है एक ही मिट्टी में एक ही खेत में बार बार उगाने से, बार बार फसल उत्पादन करने से क्या होता है, मिट्टी में जो है मुख्य तौर रूप से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, इन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए उसमें क्या करता है, एक सीजन में एक ही प्रकार के फसल उगाते हैं, दूसरे सीजन में दूसरे प्रकार के फसल उगाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे कि एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाना, इसको फसल चक्र कहेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे उत्तर भारत में किसान एक ऋतु में फलियां यानी कि लेगुमिनस उगाते हैं, जो कि जिसमें दाल, फलियां के अंतर्गत दाल, जितने भी दालें हैं, है ना, अरहर, चना, मटर, ये सभी उगाते थे। और अगली ऋतु में गेहूं या फिर फलियों की जड़ों में, है ना, गेहूं उगाती है। और यह इम्पोर्टेंट याद रखना है कि फलियों की जड़ें में यानी कि लेगुमिनस जितने भी दालें हैं उसके जड़ों में जो है वो राइबोजियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोजियम बैक्टीरिया। उसमें चूंकि इस प्रकार से जड़ों में जो है वो गांठें होती हैं, है ना, दालें के यानी कि फलियां पौधा में गांठें होते हैं, और इस गांठ में जो है वो राइबोजियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे फसल सुरक्षा प्रबंधन, यानी कि फसल को तो पढ़ चुके हैं, फसल का पैटर्न, फसल क्या है, फसल के प्रकार, फसल को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। फसल सुरक्षा प्रबंधन में फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या है कि फसल को किस प्रकार से सुरक्षा रख सकते हैं। फिर इसके हम लोग भंडार में भी आएंगे कि जैसे रोग कारक जीवों तथा फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों से फसल को बचाना ही क्या कहेंगे, फसल संरक्षण। फसल संरक्षण में जो भी इससे रोग हो, फसल को हानि पहुंचाती है, चाहे वह जैविक है या फिर अजैविक, इसको क्या कहेंगे, फसल संरक्षण। इस प्रकार की कठिनाई से बचने के लिए जो है वो नीचे दिए गए तरीके इस्तेमाल किया किए, जैसे कि फसल की वृद्धि के समय ही क्या कहेंगे, पीड़कनाशी का प्रयोग। पीड़कनाशी जैसे हम लोग पढ़े थे एक खरपतवारनाशी 2,4-D। तो पीड़कनाशी जैसे वैसे जीव जो फसल को खराब कर देते हैं, जिससे वह मानव उपयोग के लायक नहीं रहते हैं, पीड़क कहलाते हैं। ठीक है, पीड़कनाशी यानी कि पीड़क, पहले क्या कहेंगे, उस पीड़क को मारने के लिए जो उपयोग करते हैं उसको क्या कहेंगे, पीड़कनाशी। ठीक है, जो फसल को खराब कर देते हैं वैसे जीव, जिससे वह मानव उपयोग में लायक नहीं रहता है, उसी को क्या कहेंगे, पीड़कनाशी। तो पीड़क जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जो कि हम लोग मुख्य देखे थे, खरपतवार। यह क्या होता है कि मुख्य फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे जो है वो खरपतवार कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है कि खरपतवार का एग्जाम्पल क्या है, जैंथिनियम और पार्थेनियम। ये एक प्रकार के घास है ना, जो कि मुख्य फसल के साथ अवांछित प्लांट पौधा उग जाते हैं, उसी को क्या कहेंगे, खरपतवार। और ये एग्जाम्पल जैंथिनियम और पार्थेनियम। ठीक है, दूसरा है उसका पीड़क के प्रकार में कीट आ जाएगा कि कीट विभिन्न प्रकार से फसल तथा पौधे को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। वे जड़, तना तथा पत्तियों को काट देते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग अनाज का भंडारण के समय। ठीक है, भंडारण उसको किस प्रकार से करते हैं ताकि जो है वह सुरक्षित रह सके। इतने तरीके से जो फसल को उगाए, अब तो उसका भंडारण भी करना है। तो भंडारण के समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, उनका क्या कारक है। जैसे पूरे वर्ष मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य है, किंतु भंडारण के समय अनाज कितने ही कारणों से खराब और व्यर्थ हो जाता है। उसे एक वर्ष में एक बार उगाते हैं, लेकिन सालों भर उसको यूज़ करने के लिए, है ना, उसको खाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, भंडार के रूप में सुरक्षित रहते हैं। लेकिन उसको कई बार देखते हैं अनाज को कितनों कारण से जो है खराब और व्यर्थ हो जाते हैं। वह जो है वह दो कारण हैं, पहला हो जाएगा जैविक कारण और दूसरा हो जाएगा अजैविक कारणों से खराब होता है। ठीक है, जैविक कारक कि पहला किन कारणों से फसलों का भंडारण में खराबी होती है, जैविक, और दूसरा हो जाएगा अजैविक कारक। जैविक कारक में जैसे जीव, जैसे जीवित प्राणियों के द्वारा, जैसे कीट, चिड़िया, चिड़री, बैक्टीरिया, फंगस, ये इसका जैविक कारक जो है, जो कि अनाज के भंडारण को हानि पहुंचा रहे हैं, है ना,
अनाज भंडारण में। दूसरा हो जाएगा औद्योगिक कारक में, इसमें निर्जीव कारक आ जाएगा जैसे कि नमी, तापमान में अनियमितता आदि। ये कारक फसल की गुणवत्ता तथा भार में कभी रंग में परिवर्तन तथा अंकुरण के निम्न क्षमता के कारण होता है। यानी कि फसल जो है, फसल भंडारण या फसल को सुरक्षित रखने के लिए है ना, दो चीज कारक हैं जो कि उसको खराब करते हैं। पहला जैविक कारक में हम लोग देखें, जितने भी कीट है, बैक्टीरिया, फंगस है। और जैविक कारक में या फिर नमी के कारण या तापमान में अनियमितता के कारण, ये सभी कारणों से जो है वो फसल नुकसान हो रही है। तो इस प्रकार से है अनाज भंडारण के समय हम लोग देखें कि जैविक और अजैविक दोनों कारण जिम्मेवार है। फिर हम लोग सभी बाकी जो है फसल के प्रकार, उर्वरक, खाद, ये सभी देख चुके हैं। यानी कि इस चैप्टर से जितना भी था, यानी कि फसलों से अन्न की प्राप्ति में, फसल के बारे में अन्न की प्राप्ति कैसे होती है, उसकी क्या क्या विधियाँ है, सभी हम लोग देख चुके हैं। आशा करते हूँ कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेगा छूटने की संभावना नहीं है। 100% कंटेंट के साथ मैं आपको पढ़ाती हूँ, है ना, अपना हैंड राइटिंग नोट्स के साथ, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो और कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहे। इसके अलावा जो है हम लोग ये पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि फसल उत्पादन में उन्नति, इसमें सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। और यह जो है प्लांट, पौधे तथा जंतु दोनों से ही भोजन का मुख्य स्रोत है। इसमें से हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट डिटेल लेक्चर में, मतलब कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें चारा फसलें एक याद रखना है, जैसे बरसीम, जई तथा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये जेटेड साइंस सिलेबस जो था अध्याय 1 में जितना भी टॉपिक थे सभी को कंप्लीट हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग अध्याय 2 से पढ़ेंगे कि दैनिक उपयोग की सामग्री क्या है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पृथक्करण, अम्ल एवं अम्ल क्षारक अम्ल एवं। देखिए अध्याय 1 में तो ऐसे दिया हुआ है कि टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि भोजन के स्रोत इसमें अध्याय 1 में ही इंक्लूड किया है। यानी कि यह भी एक अध्याय है, यह भी एक अध्याय है, यह भी अध्याय है, लेकिन ये अध्याय 1 में ही सभी को मेंशन किया है। तो चूँकि इसका भोजन के स्रोत में जैसे दिया हुआ नहीं है कि फसलों की अन्न से प्राप्ति में क्या क्या पढ़ना है, तो चूँकि फसल से जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी टॉपिक था, उन सभी क्वेश्चन और टॉपिक को जो है हमने कवर किया है। ठीक है, आशा करती हूँ कि यह जानकारी और वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी जेटेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अध्याय 2 में। ठीक है, तब तक के लिए आप अध्याय 1 का प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी टॉपिक पढ़ाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।